नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज हम जो वायरिंग के सवाल हैं, जो हमने पहले सोल्व किए थे वायरिंग के, उसके बाद में आगे के सवाल को हम आज हल करेंगे, आज सोल्व करेंगे। ठीक है जी। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ जाइए। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात, आज हरियाणा लाइनमैन का आज एग्ज़ाम है। सुबह 10:15 बजे से एकदम साहित्य स्टार्ट होगा। और उस एग्ज़ाम के लिए एंट्री तो पहले से ही है, मतलब आधा पौन घंटा पहले जाना पड़ता है, 1 घंटा पहले जाना पड़ता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो हरियाणा लाइनमैन के एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी और पूरी कौटिल्य टीम की तरफ से बेस्ट विशेज और उनको ऑल द बेस्ट। अपना पेपर बहुत आराम से, बहुत ढंग का, बहुत बढ़िया करके आए और निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। ठीक है जी। चलो, अब देखो कि सवालों के सिलसिले पे आते हैं। किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट के बारे में पूछा गया है। और ध्यान रखें कि हमारे पास लीकेज करंट का अधिकतम मान होता है 1/5000। यानी आपको कह दिया जाए मुख्य धारा, सवाल है भाई, मुख्य धारा 10 एम्पियर, तो लीकेज धारा क्या होगी? तो आप ध्यान रखना, लीकेज धारा होगी 1/5000 गुणा 10 एम्पियर। 0 से 0, 1/500 एम्पियर। 1/500 एम्पियर क्या आएगा भाई? 0.002 एम्पियर या 2 मिली एम्पियर। 1/5000 होगा। लीकेज धारा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है 27 नंबर। ध्यान से देखें। घरेलू तार स्थापना के लिए कहाँ तक के भार को प्रभावित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए? घरेलू तार स्थापना के लिए कहाँ तक के भार को प्रभावित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए? 6 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट। घरेलू तार स्थापना के लिए हमारे पास जो तार होते हैं वो 5 किलोवाट तक के लोड को उठाना चाहिए, यानी 5 किलोवाट तक के भार को प्रभावित करने के लिए तारों का चयन करना चाहिए। यानी पावर परिपथ में, जो पावर है वो तारों का चयन इस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है जी। घरेलू स्थापना में कहाँ तक के वोल्ट स्तर पर पट्टा तारों का प्रयोग किया जाता है? कौन से वोल्ट तक पट्टा तारों का यानी इंसुलेटेड तारों का उपयोग करते हैं? 11 kV तक। कितना केवी तक है? 11 kV तक। 11 kV तक हमारे पास आता है तो इंसुलेटेड केबलों का प्रयोग करते हैं। तो 11 kV तक प्रयोग करते हैं।
जनरेटर ट्रांसफॉर्मर संयोजन में कंटिन्यूस बस बार वायरिंग के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूस बस बार के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है? तो हम एल्यूमिनियम का बस बार में पूरा प्रयोग करते हैं और तांबे का भी प्रयोग करते हैं, लोहे का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन ए या बी दोनों दे दिया है, इसलिए मुझे ए या बी दोनों करना पड़ेगा। डी डी और ये तो सेम ही दिया ना भाई। ऑप्शन ए या बी दोनों दिए तो ए और बी दोनों करना पड़ेगा। यदि नहीं देता ए और बी दोनों तो मैं ज़्यादातर किस पर मेरा फोकस रहता है? एल्यूमिनियम पर। लेकिन ऑप्शन में दोनों ही दे दिया तो हमारे पास दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। बच्चा पूछा सर पट्टा मतलब बेल्टेड पेपर, बेल्टेड इंसुलेशन 11 केवी तक करते हो कि नहीं करते हो? बेल्टेड, ठीक है, पट्टा मतलब ये था। सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथ को कैसे जोड़ें? स्विच और फ्यूज इन दोनों को सदैव फेज में जोड़ना चाहिए, न्यूट्रल में कभी नहीं जोड़ना चाहिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और सुरक्षा की दृष्टि इनको किस में जोड़ना चाहिए? फेज में। दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। दोनों कहाँ जोड़े जाते हैं? तो स्विच भी फेज में जोड़े जाते हैं और फ्यूज भी फेज में जोड़ा जाता है। क्लियर? अगला है हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्यूमिनियम कंडक्टर आकार क्या होना चाहिए? अच्छा देखो कि आपको परिपथ कौन सा बताया है, तो आप कहेंगे परिपथ बताया लाइट एंड फैन। परिपथ कौन सा बताया? लाइट एंड फैन। और लाइट एंड फैन परिपथ में भी आपको किसके बारे में कह रहा है? एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम जो कंडक्टर होता है उनका आकार कॉपर का आकार, ये हमारे पास 1.5 mm स्क्वायर है, ये 1 mm स्क्वायर है। और यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज ग्रेड होगा तो वोल्टेज 250 वोल्ट 1.4 mm ग्रेड का होगा। 250 वोल्ट ग्रेड 1.4 mm का। पेपर देने जा रहा हूँ बस मैं, तो बिल्कुल हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप बढ़िया पेपर करके आना और पेपर बड़े तसल्ली से करना है। कोई सवाल नहीं आए तो कोई इतना घबराना नहीं है। आप आराम से तसल्ली से पेपर करो, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि पेपर तो कई बार इजी आ जाता है, कई बार टफ आ जाता है, कई बार टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, तो आपको वहाँ घबराना नहीं होता। वहाँ आपकी फिर धैर्य की परीक्षा होती है कि 2-4 सवाल में घबरा के नहीं, आगे वाले सवाल देखते हैं वो अच्छे आएंगे तो बेड़ा पार है, अपन पास हो जाएंगे। ये मामला तो धैर्य की भी परीक्षा होती है, तो बड़ा आराम से पेपर देना, ठीक है जी। किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है? किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है? 10 गेज, 12 गेज, 4 गेज और 18 गेज। बताइए भाई किस में बताइए? तो आप कहेंगे जितना SWG का मान छोटा होगा व्यास उतना ही ज्यादा होगा और वहन क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा। जिसका व्यास ज्यादा उसकी वहन क्षमता ज्यादा, और व्यास ज्यादा SWG मान छोटा, और दिए गए में छोटा कौन सा है? 4 वाला। दिए गए में छोटा कौन सा है? 4 SWG। इसलिए आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? तो आपके सी ऑप्शन है करेक्ट हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल है, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले
तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता। बताइए भाई, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता? तापमान, कंडक्टर आकार, रंग कोड, चाहे जमीन के ऊपर या नीचे। तो तार के कारक को प्रभावित नहीं करेगा, तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करेगा। तापमान तो प्रभावित करेगा, मोटाई भी करेगा। कलर से धारा वहन क्षमता चेंज थोड़ी ना होती है, जमीन ऊपर नीचे भी नहीं। रंग कोड से कौन सा कारक किसी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करे? रंग कोड। रंग कोड से कुछ भी चेंज नहीं होगा। रंग करने से अपन ठीक है, इसको फ्यूज में काम लेते हैं, न्यूट्रल में काम लेते हैं, बाकी तो रंग तो इंसुलेशन का होता है, उसे चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जीरो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो केएलपी के लिए ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी, शानदार होगी भाई। पीजीसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दीजिए। हाँ, ये मैं पीजीसीएल का पिछले साल का क्वेश्चन करवा दूंगा, वो आपका नाम नहीं लेना, ठीक है भाई, मैं करा दूंगा। ध्यान से देखो, अंतिम उप परिपथ में पंखे और प्रकाश के तार स्थापना के लिए ताम्र चालक का अभिहित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? अंतिम उप परिपथ के लिए, अंतिम उप परिपथ में पंखे और प्रकाश के तार स्थापना के लिए ताम्र चालक का अभिहित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? बताइए भाई। तांबे का चालक है तो 1 mm², और एल्यूमिनियम का होता तो आप क्या कहते हैं? 1.5 mm²। यदि तांबे का पावर होता तो ये कहते 2.5, एल्यूमिनियम का पावर होता तो ये कहते 4। ये है पावर और ये है लाइट एंड फैन। ठीक है भाई। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले चालक तारों का न्यूनतम आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? एल्यूमिनियम का मान है तो 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। वायरिंग करते समय विसंवेदनीय प्रतिरोध न्यूनतम कितना होना चाहिए? बताइए भाई, वायरिंग करते समय विसंवेदनीय प्रतिरोध न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? बताइए भाई, कम से कम मान इसका, विसंवेदनीय प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? 1 मिली ओम, 1 ओम, 1 मेगा ओम, 1 किलो ओम। बताइए भाई कितना होना चाहिए? तो आप कहना है कि हमारे पास वायरिंग करते हैं विसंवेदनीय यानी कि कुचालक का, इंसुलेशन का, तो इंसुलेशन का प्रतिरोध 1 मेगा ओम होना चाहिए। और मेगर द्वारा इंसुलेशन टेस्टिंग किया जाता है। मेगर द्वारा इंसुलेशन टेस्टिंग किया जाता है। किसके द्वारा इंसुलेशन टेस्टिंग किया जाता है भाई? तो आप कहेंगे सर मेगर के द्वारा इंसुलेशन की टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, मेगर द्वारा इंसुलेशन टेस्टिंग की जाती है। अगला, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार भू संपर्कन प्रणाली की डिजाइन, स्थापना और गणना के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार भू संपर्कन प्रणाली की डिजाइन,
स्थापना और गणना के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कोड आप ध्यान रखना, IS3043 होता है। IS3043 है। तो भू संपर्क प्रणाली की डिजाइन, स्थापना और गणना करने के लिए ये कोड लागू होता है। इस कोड के अंतर्गत इसके बारे में सारी डिटेल लिखी जाती है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, कंड्यूड परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर कितना होता है? बताइए भाई, कंड्यूड परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर कितना होता है? वोल्टेज स्तर के बारे में बताइए कि वोल्टेज स्तर है वो कितना होता है। कंड्यूट परिपथ में 250 वोल्ट से कम, 100 वोल्ट से कम, ये तो नहीं, 250 से 600 वोल्ट के बीच होता है। घरेलू कंड्यूट देते हैं ना, तो 250 से 600 के बीच तक हम काम में ले सकते हैं। 600 से अधिक हम काम में नहीं लेते हैं। कहाँ तक लेते हैं? 250 से 600 वोल्ट के बीच हम काम में ले सकते हैं। क्लियर? अगला सवाल का उत्तर दो भाई। यह परीक्षण इलेक्ट्रिक परिपथ के माध्यम से एक छोटा करंट भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि निर्धारित किया जा सके वायरिंग कनेक्टेड हो गई या नहीं हुई। ये पहले इस प्रकार का करते थे जिसे कहते थे सत्यता परीक्षण। सत्यता परीक्षण का दूसरा नाम है निरंतरता परीक्षण, इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी टेस्टिंग। तो कंटिन्यूटी टेस्टिंग की जाती है निरंतरता परीक्षण करने के लिए। इसमें क्या है कि जैसे मान लो एक तार होता है, इसके एक सिरे को इधर आप टर्मिनल से जोड़ोगे एक, और यहाँ से सप्लाई भी देंगे, और दूसरे इससे जोड़ेंगे। यदि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है तो आप कहते हैं भाई तार सही है, नहीं हो रहा है तो तार में फॉल्ट है। तो तार के फॉल्ट का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या पता किया जाता है भाई? तार के फॉल्ट का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तार के फॉल्ट का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए फिटिंग की ऊंचाई के संबंध में उस कथन का चयन कीजिए जो सत्य नहीं है। बताओ भाई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए फिटिंग की ऊंचाई के संबंध में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। मीटर की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर होनी चाहिए, सही बात है। फर्श से पंखे ऊंचे 2.75 मीटर और छत से न्यूनतम 0.3 मीटर होनी चाहिए, ये भी सही बात है। पावर प्लग अकेले यानी स्विच के बिना फर्श से 2.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, और गीजर एयर कंडीशनर के लिए स्विच 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। देखो ये है मामला कि पावर प्लग अकेले जो स्विच के बिना लगाए जाते हैं वो तो 2.5 मीटर ऊंचे होना चाहिए। जो आपको कोई भी कनेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्विच नहीं होना चाहिए। और जो गीजर और एयर कंडीशनर वाले स्विच होते हैं ना, तो स्विच उनका 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। बात सही है, क्योंकि स्विच की मीटर की ऊंचाई 1.5 मीटर, ये भी सही है। लाइट प्लग, पावर प्लग, टेलीफोन सॉकेट, इंटरकॉम सॉकेट, टीवी सॉकेट फर्श से 1.5 मीटर उत्तर होना चाहिए। तो आप कहेंगे ये गलत है, तो आंसर आप क्या करोगे भाई? डी, आंसर डी। क्योंकि ये जो हमारे पास टेलीफोन सॉकेट, इंटरकॉम सॉकेट है, जो फर्श से 0.3 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। 0.3 मीटर का 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर का मतलब है 1 फीट ऊंचाई पर। डी है जो गड़बड़ है। आप जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हो भाई, लाइक शेयर तो कर दो।
शेयर करने में किसी भी प्रकार की कमी मत रखो। पावर वायरिंग के लिए तांबे के कंडक्टरों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किससे बिल्कुल कम नहीं होंगे? बताइए भाई। पावर वायरिंग के लिए तांबे का काम है तो 2.5 mm स्क्वायर, तो मैंने बता चुका हूँ वैसे भी आपको। तांबे का तो ये होगा। एल्यूमिनियम का पूछता तो आपको 4 mm स्क्वायर करना है। कॉपर का पूछा तो कितना करोगे? 2.5 mm स्क्वायर। एल्यूमिनियम का कितना करोगे? 4 mm स्क्वायर। ठीक है भाई। अरे चला देंगे भाई पीजीसीएल का, कोई दिक्कत नहीं है। बीएसपीएसएल का, यूपीसीएल, टीजी2, इलेक्ट्रीशियन सेम है। इलेक्ट्रीशियन तो सेम है ना, डिटो। आशीर्वाद है भाई, एलएम का एग्जाम बढ़िया देखे हो, शानदार देखे हो। तापानुशीतन कॉपर की तारों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तापानुशीतन की तारों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ओवरहेड लाइनें, भूमिगत लाइनें, भू संपर्क यानी ग्राउंडिंग लाइनें, या वायरिंग लाइनें। तापानुशीतन कॉपर की तारों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। ओवरहेड लाइन, भूमिगत लाइन है, भू संपर्क यानी ग्राउंडिंग, और वायरिंग लाइन है। तो तापानुशीतन कॉपर के तारों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए भाई, किसके लिए करते हो? सी ऑप्शन। ओवरहेड लाइन के लिए नहीं, ओवरहेड लाइन ने भूमिगत नहीं, भू संपर्क में जीआई आता है, वायरिंग में काम लिया जाता है। इसमें तो तांबा भी काम लिया जाता है, जीआई भी काम ली जाती है। यहाँ तापमान का शीतलन का मामला नहीं है, यहाँ उसका मामला है। ऊपर वाले दोनों में एल्यूमिनियम काम लेते हैं। सर मुझे राजस्थान लाइनमैन थ्योरी का कोर्स चाहिए सर जी। ऑनलाइन अवेलेबल है भाई, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप आराम से कोर्स को ले लीजिए और पढ़ाई कीजिए। अगला सवाल है, 10 एम्पियर की धारिता धारा वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 एम्पियर वाले में मैंने निकाल के दिया था, 2 मिली एम्पियर आएगा। मैंने कहा था 1/5000 इंटू 10 एम्पियर किया था ना भाई, तो 1/500 एम्पियर आया, और ये हमारे पास 2 मिली एम्पियर के बराबर आया। थोड़ी देर पहले ये तो मैंने सवाल कैलकुलेट करके भी दिया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एकल कला घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त कॉपर भू अविच्छन चालक का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए?
तांबे का चालक का आकार न्यूनतम कितना होना चाहिए? घरेलू वायरिंग के लिए प्रयुक्त। अब उन्होंने, इस बोर्ड ने आंसर इसका ये दिया है, लेकिन ये 1 mm स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो ये तो मैं लाइट एंड फैन का कह सकता हूं। और ये जो है ना, ये है पावर परिपथ का, पावर सर्किट का। एकल कला घरेलू वायरिंग में चालक का न्यूनतम आकार क्या है? तो न्यूनतम, पर इसमें कम वाले में यही उन्होंने आंसर बोर्ड ने यही माना था। लाइट एंड फैन में ले सकते हो काम में। कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है? कोई भी आपको वायरिंग की प्रणाली चयन करनी है तो उसमें बताइए कौन सा सही मानदंड नहीं है। सुरक्षा, ये तो मानदंड है, ध्यान रखना पड़ेगा। घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से कोई वायरिंग का संबंध नहीं है। लागत से है, दिखौट से है। घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से कोई संबंध नहीं है। 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे के तार का आकार चयन कीजिए। इसमें याद रखने के अलावा कोई लॉजिक नहीं होता भाई। 5 एम्पियर की सर्किट दर के लिए जो हमारे पास टिन तांबे का आकार का सही चयन है वो 35 SWG तार है। कितना SWG तार है भाई? 35, यानी 35 SWG तार का उपयोग किया जाता है। किसको उपयोग किया जाता है? 35 SWG तार का उपयोग किया जाता है। अगला लो, नेक्स्ट, ध्यान से देखो भाई। विद्युत स्थापना पर ध्रुवता परीक्षण यानी पोलरिटी टेस्ट करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है? विद्युत की स्थापना पर जो पोलरिटी टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है, तो उसके लिए कौन से क्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए? सारे बल्ब लगा देना, सारे फ्यूज निकाल देना। फ्यूज नहीं निकालना है। फ्यूज निकालोगे तो टेस्टिंग कैसे करोगे? बल्ब निकाल देना, जोड़ों में फ्यूज लगा देना, पंखों के नियंत्रक ऑफ स्थिति में रखना। हाँ, पंखों के कंट्रोलर को ऑफ स्थिति में रख सकते हैं, लेकिन फ्यूज लगना अनिवार्य है। बल्ब निकाल दिया, इनको ऑफ रख दिया, तो यानी पंखे भी नहीं चल रहे हैं, बल्ब भी नहीं जल रहे हैं। फ्यूज लगाना चाहिए ताकि पोलरिटी की टेस्टिंग की जा सके। पंखों के नियंत्रक ऑन रखना, बल्ब निकाल देना। पंखों को ऑन रखोगे तो बल्ब क्यों निकालोगे? ये भी गड़बड़ मामला है। तो आंसर सही कौन सा? बी, कि भाई जोड़ों में फ्यूज लगाना जरूरी है, बाकी उपभोग युक्तियां वो निकाल लो। घरेलू वायरिंग लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। धारा का लीकेज रोकने के लिए, आई स्क्वायर आर हानियों को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए, आघातों से बचाव के लिए। तो ये आघातों से बचाव के लिए, झटकों से बचाव के लिए घरेलू वायरिंग में धारावाहक चालकों के ऊपर क्या करते हैं? इंसुलेशन, हमारे हाथ लगाने पर झटका नहीं लगे। इसलिए झटके से बचाव के लिए हम क्या करते हैं? हम इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही हो
और भू संपर्कन के लिए बस बार भी लगा हो, तब 230 वोल्ट रेटिंग के लैंप और पंखों का क्या होगा? बताइए भाई। मुख्य वितरण बोर्ड से 230 वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंपों का चलाया नहीं जा सकता। आईई नियमों के अनुसार 230 वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंपों को चलाया नहीं जा सकता। एक मिनट, मुख्य वितरण बोर्ड से 230 वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंपों को चलाया नहीं जा सकता। कि आई नियम अनुसार 230 वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंपों को चलाया नहीं जा सकता। 230 वोल्ट है, सिंगल फेज है। पंखे पंखे तो सिंगल फेज में चलेंगे, लैंप ही सिंगल फेज में चलेंगे। वोल्टेज रेटिंग के पंखों और लैंपों को चलाया जा सकता है, लेकिन ये आईई नियमों के अनुसार नहीं है। सुरक्षा को अनदेखा किए बिना 230 वोल्ट रेटिंग के पंखे और लैंप चलाए जा सकते हैं। बताओ भाई। सी मुख्य वितरण बोर्ड से 230, मुख्य वितरण बोर्ड में 230 की जगह तो इसने कहा 400 वोल्ट है। वोल्ट रेटिंग पंख और लैंपों को चलाया जा सकता है, ये आईई नियम के अनुसार नहीं है। बाकी हम चलाते तो है ना भाई। 230 वोल्ट पे पंखों और लैंपों को चला सकते हैं, सुरक्षा को अनदेखे किए बिना। नहीं, नियम को अनदेखा तो वही है ना भाई। बस बार लगा 230 वोल्ट लैंप और पंखों को चलाया जा सकता है, चला सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापना प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? ऊर्जा प्रणाली के बाद में, यानी ऊर्जा मीटर के बाद में। ऊर्जा मीटर से पहले तो कुछ लगता ही नहीं है, ऊर्जा मीटर से पहले कुछ नहीं लगता। ऊर्जा मीटर के बाद में और वितरण बोर्ड के पहले। यह वितरण बोर्ड पे लगाया जाता है, वितरण बोर्ड के पहले ही होगा। कटआउट होगा, ऊर्जा मीटर के बाद में लगेगा कटआउट, कटआउट के बाद में लग जाएगा फ्यूज। ये मामला है। कटआउट के बाद क्या लग जाएगा? फ्यूज लग जाएगा। तो ये है भाई आपके आज के सवाल। आज हम इतना ही करेंगे और इसके आगे के सवालों को अपन कल नई साल पर सोल्व करेंगे। नए साल पर सभी प्रकार के सवालों को देखेंगे, सभी प्रकार के सवालों को समझेंगे, सभी प्रकार के सवालों को अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।